Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to start the topic combination of cell. As in the previous lectures we also discussed that a cell provide very small amount of current. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हम किसी एक सेल से धारा को लेना चाहें तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को सप्लाई करती है। तो अगर हम मान लीजिए कि कहीं पर ज़्यादा अमाउंट की करंट को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, देन दिस सेल मस्ट बी कंबाइन और एडेड ईच अदर। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इन सेलों को जोड़ना पड़ेगा, एंड दिस एडिंग ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है एक सुटेबल टेक्निक के थ्रू जब हम लोग सेलों को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज आल्सो कॉल्ड एज बैटरी। देखो जो कॉम्बिनेशन होता है सेल का उसको हम लोग बैटरी के नाम से भी जानते हैं, एंड द बैटरी इज प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन कंपेरिजन टू द सेल। तो जो बैटरी होती है वो लार्ज अमाउंट के करंट को हमको प्रोवाइड करती है सेल के कंपेरिजन में। तो ये रहा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देयर आर फॉलोइंग थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल विच आर कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जो सेलों को हम लोग कंबाइन करते हैं वो निम्नलिखित तीन तरीके से कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आज हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले टाइप का कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो डिफाइन कैसे करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को? हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन द कैथोड और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए जब हम किसी सेल के ऋणात्मक प्लेट को यानी कि कैथोड प्लेट को अगले सेल के एनोड प्लेट के साथ और ऐसे ही कॉम्बिनेशन करते चले जाएं तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। Let us suppose we have two cell of EMF E1 and E2 are connected in series having internal resistance R1 and R2। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेल्स हैं जिनके EMF E1 और E2 हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, इनको सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया है, एंड द पोटेंशियल across the point A, B and C are given as VA, VB एंड VC। ये तीन पॉइंट्स हैं A, B और C जिनके क्रॉस जो पोटेंशियल हैं वो हैं VA, VB और VC यहाँ पे हैं। तो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B दैट इज VAB। अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस ऑफ VB, एंड इट इज़ गिवन एज, आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टर्मिनल इज गिवन एज V इज इक्वल टू E माइनस IR व्हेन द सेल डिस्चार्जेज। आप लोग सेल के और पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल और EMF ऑफ सेल में रिलेशन आपको पढ़ाया गया, V इज इक्वल टू E माइनस IR व्हेन द सेल इज डिस्चार्ज एंड V इज इक्वल टू E प्लस IR व्हेन द सेल इज चार्ज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ये करंट को सप्लाई कर रहा है, मान लेते हैं I अमाउंट के करंट को ये सप्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इनके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे V इज इक्वल टू E1 माइनस, यहाँ पे आप करंट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे करंट हम मान लेते हैं कि ये I है तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा I R1 हम लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम सेल E2 के लिए लिखना चाहें यानी कि VBC लिखना चाहें, B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आ जाएगा VB माइनस VC और ये हो जाएगा हमारे पास E2 माइनस ये मिल जाएगा हमको IR2, इतना मिल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें यानी इफ़ वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C, A और C के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि VAC, यहाँ पे लिख सकते हैं VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC। हमको यहाँ पे लाना होगा VA माइनस VC, हमको यही लाना होगा। तो VA माइनस VC हमको कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप कि VA हम लोग यहाँ पे
निकाल लेते हैं माइनस वी बी एंड प्लस यहाँ पे वी बी माइनस ऑफ वी सी। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें इक्वेशन को तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी बी से वी बी कैंसिल होगा और वी ए माइनस वी सी ही हमको ऑब्टेन होगा। तो चलिए क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमको ये वैल्यूज पता हैं तो हम वी ए सी निकाल सकते हैं। तो अगर हमको ये वैल्यू पता है तो हम लोग ये वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं वी ए और माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी की, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से हम लोग इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप इनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कर रहे हैं तो जरा से इसमें वैल्यू रखते हैं। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हमको मिली है ई वन माइनस आई आर वन और यहाँ पे प्लस आपको मिल जाएगा ई टू माइनस आई आर टू। तो इनको जरा सा हम लोग क्या करते हैं एक साथ लेते हैं तो आपको मिल जाएगा E1 माइनस यहाँ पे E1 प्लस में मिलेगा, तो ब्रैकेट जब आप तोड़ेंगे तो E1 प्लस E2 और ये मिल जाएगा प्लस I कॉमन लेंगे अगर आप तो आपको मिल जाएगा या फिर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा, अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लें तो माइनस I कॉमन होगा और ये मिल जाएगा R1 प्लस R2। तो हम देख रहे हैं कि A और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको मिल गया कितना कि E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। इफ़ दीज टू सेल्स, लेट सपोज हम लोग मान ले रहे हैं कि ये जो दोनों सेल हैं इनके स्थान पर हम लोग एक सेल अगर कंसीडर करें, लेट अस सपोज दीज टू सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सेल हैविंग EMF E इक्विवेलेंट। मान लेते हैं कि इनकी जगह पे अगर हम केवल सिंगल सेल ही कंसीडर करें जिसका EMF कितना है E है और इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इसका EMF E इक्विवेलेंट है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है और इसके थ्रू जो करंट है वो अगर हम लोग मान लेते हैं कि I ये सप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इनके बीच का यानी कि पॉइंट A और C ये है, तो अगर हम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें यानी कि VAC अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे कितना कि ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट यहाँ पे माइनस आपको मिल जाएगा IR इक्विवेलेंट। तो इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें यानी कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा कितना कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 वाइल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग जानते रहेंगे। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है ये सुन लेते हैं कि व्हेन द सिमिलर प्लेट्स ऑफ अ सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में दो सिमिलर प्लेट्स कनेक्ट की गई हैं, जैसे कि मान लीजिए दोनों पॉजिटिव ही कनेक्ट कर दी जाए या दोनों नेगेटिव ही कनेक्ट कर दी जाए, तो जो नेट या इक्विवेलेंट EMF आएगा E इक्विवेलेंट, सिमिलर प्लेट अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आइदर E1 माइनस E2 और हम लोग लिख सकते हैं E2 माइनस E1, ये डिपेंड करेगा कौन सा सेल का EMF ज़्यादा है। तो अगर आप सिमिलर प्लेट कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो E1 माइनस E2 आएगा या तो E2 माइनस E1 आएगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सेल का EMF ज़्यादा है। अगर E1 ज़्यादा है तो E1 माइनस E2 और अगर E2 ज़्यादा है तो E2 माइनस E1 आएगा। बट इफ द डिसिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड देन द इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आएगा। तो अगर आप डिसिमिलर प्लेट्स कनेक्ट करेंगे तो E1 प्लस E2, लेकिन अगर आप सिमिलर प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट जो होगा E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 आएगा। जबकि R इक्विवेलेंट जो है चाहे आप सिमिलर प्लेट कनेक्ट करें और चाहे डी सिमिलर प्लेट्स कनेक्ट करें, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा R1 प्लस R2 ही मिलेगा। तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन रहा दो सेलों के लिए। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर n सेल्स, हम लोग इसको और विस्तारित कर सकते हैं n सेलों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव 3, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट सपोज वी हैव n आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो मान लेते हैं हमारे पास n आइडेंटिकल सेल हैं और इन सभी सेल के EMF E हैं जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस R हैं, n है ये, और इनको सीरीज में ऐड किया गया है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट डॉट ऐसे ही n है ये, तो ऐसे ही n सेल को हमने जोड़ दिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट EMF, अगर हम इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी सेल्स हैं उनकी डी सिमिलर प्लेट्स कनेक्ट हैं, तो हम लोग E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे
करेंगे E+E+E, ऐसे ही हम लोग n है तो n टाइम्स करेंगे, दैट इज E इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा, यानी कि पूरे सर्किट का जो EMF होगा वो मिलेगा आपको n × E। वाइल इफ यू वांट टू फाइंड द सेकेंड फैक्ट दैट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, आप देखेंगे जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो सब सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा कि R+R+R ऐसे ही n टाइम्स, तो हम लोग मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N × R, या NR हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज R इक्विवेलेंट, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, देन इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मिल गया है NR और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया गया है कैपिटल R, तो हम लोग लिखेंगे R टोटल इज इक्वल टू NR प्लस कैपिटल R। इफ़ यू वांट टू फाइंड द मेन करंट, आप लोग जानते हैं अगर हमको टोटल करंट यहाँ पे फाइंड करना है तो टोटल करंट हम कैसे फाइंड करेंगे कि I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि E इक्विवेलेंट अपॉन R टोटल हम लोग करेंगे, तो E इक्विवेलेंट हमको वैल्यू मिल चुकी है NE, और जबकि R टोटल की वैल्यू मिली है NR प्लस कैपिटल R। तो ये रहा इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला मेन करंट। यहाँ पे कुछ केसेस आती हैं कि कब मेन करंट मैक्सिमम होगा और कब ये मिनिमम होगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे केस फर्स्ट की बात आती है, इसमें केस फर्स्ट है यहाँ पे मेन करंट के बारे में कि अगर जो आपका NR है, मतलब कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू द कैपिटल R, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है टोटल सेल का वो जो हो बहुत ही कम हो, तो हम लोग कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमको जो I करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा सर्किट में, ये मिल जाएगा NE अपॉन, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए अगर हम लोग NR बहुत कम है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NE अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि I इज इक्वल टू N और इनटू E अपॉन, इसी को हम लोग अगर इक्वेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं N और इनटू E अपॉन R। अब आप जरा सा यहाँ पे गौर करेंगे कि जो E अपॉन R है इज द अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय द सिंगल सेल। अगर मान लीजिए कि कोई एक सेल लगा है जिसका EMF E है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेबल है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा है, तो वो सेल कितनी प्रोवाइड करेगा करंट, देखिए आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू, अगर हम सिंगल सेल का द्वारा प्रोवाइड होने वाला करंट निकालें, सिंगल सेल के द्वारा I डैश मान लेते हैं, तो I डैश जो होगा वो कितना होगा कि E अपॉन, अगर सेल एक है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और कैपिटल R रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो कितना करंट प्रोवाइड करेगा, I डैश इज इक्वल टू E अपॉन, आप लिखेंगे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, चूंकि स्मॉल r नेग्लिजिबल है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो आएगा E अपॉन R। तो E अपॉन R क्या है कि एक सिंगल सेल के द्वारा प्रोवाइड होने वाली करंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि N इंटू करंट, यहाँ पे लिख सकते हैं करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो आप याद रखेंगे कि अगर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कंपेयर में बहुत कम है, तो जो करंट आएगी सर्किट में वो कितना आएगी, N टाइम्स आएगी, N गुना आएगी, कितने के कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल प्रोवाइड कर रहा है करंट उसका N गुना आएगी, और कब, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम हो। केस सेकंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, अगर केस सेकंड यहाँ पे बात की जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि NR जो है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपेरिजन टू कैपिटल R, इट मीन्स दैट द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई या वेरी हाई इन कंपेरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर ये बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे, यहाँ पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लें, तो आपको जो करंट मिलेगा I इज इक्वल टू वो मिल जाएगा NE अपॉन, आप लिख सकते हैं कैपिटल R को नेग्लिजिबल मानेंगे तो आपको मिल जाएगा N इंटू स्मॉल r, यानी कि N से N कैंसिल होगा, तो I इज इक्वल टू मिलेगा आपको E अपॉन R, जो कि क्या है कि करंट है, ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल के द्वारा करंट है, सिंगल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंगल सेल। एक बार फिर से गौर कर लेंगे, E बाई आर, अगर मान लीजिए कोई एक सेल लगा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल मानेंगे, तो एक सिंगल सेल के द्वारा जो करंट प्रोवाइड होगा वो होगा E बाई आर। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आएगा करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। फिर से एक बार यहाँ पे समझ लेंगे कि दो कंडीशन आपके सामने हैं कि जब टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो हमको जो करंट मिलेगा वो N टाइम्स मिलेगा एक सिंगल सेल का। लेकिन अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सेल का है इंटरनल वो क्या हो, ज़्यादा हो,
एक्सटर्नल की कंपेरिजन में, तो आपको जो करंट मिलेगा वो एक सिंगल के सेल के बराबर ही मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम करंट थ्रू द सीरीज कम्बिनेशन देन दिस कंडीशन मस्ट बी अप्लाइड, दैट इज केस फर्स्ट। और क्या है कि द टोटल या कह लीजिए द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स मस्ट बी स्मॉलर इन कंपेरिजन टू द कैपिटल आर, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपको अगर मैक्सिमम करंट चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा जब एन आर इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन टू कैपिटल आर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक और कंडीशन निकल करके आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है कि देखिए, जब टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो उस समय जो सर्किट में करंट है आप कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम हो जाती है, और उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यानी एन आर इज इक्वल टू, अगर हम कैपिटल आर रख देंगे यहाँ पे, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे करंट मिल जाएगी, यानी कि मैक्सिमम पावर आपको मिल जाएगा। तो ये तो रही बातें केस फर्स्ट और केस सेकंड के बारे में। चलिए हम लोग जरा से यहाँ पे बात कर लेते हैं। एफ अगर हम लोग पोटेंशियल देखना चाहें, पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हम लोग कह सकते हैं अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा I इंटू आर। आई की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, तो आई की वैल्यू रखेंगे और ये मिल जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम अगले फैक्ट की बात कर लें तो V डैश मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल अगर हम निकालना चाहें तो V डैश इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा V बाई एन। इस कंडीशन में आपको V डैश इज इक्वल टू V बाई एन मिलेगा। और अगर हम पावर यहाँ पे निकालना चाहें तो पावर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि पावर हम लोग P इज इक्वल टू पढ़े हैं आई स्क्वायर इंटू आर, हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं आई स्क्वायर इंटू आर। तो आपको आई यहाँ पे पता है, तो आप जो है इसका पावर भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।